नमस्कार। आज बात करेंगे हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर पर बहुत बात की जाती है, लेकिन जनरली लो ब्लड प्रेशर को सीरियसली नहीं लिया जाता। लोग कहते हैं कि लो बीपी ही तो है, कॉफ़ी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, तुलसी के पत्ते या बादाम खा लीजिए, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या लो ब्लड प्रेशर इतना नॉर्मल है या इसमें भी कुछ सीरियस बात है? आज यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव सिंघल। आप ESIC मॉडल हॉस्पिटल जयपुर में सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। गुड इवनिंग सर, यूडेमोनिया क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि हम शुरू में बात कर रहे थे कि लोग हाइपरटेंशन को सीरियसली लेते हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर को उतना सीरियसली नहीं लेते, तो क्या ये बात सही है कि लो ब्लड प्रेशर इतना सीरियस बात नहीं है, या फिर इसमें भी कोई गंभीर पहलू छिपा हुआ है? जी, देखिए लो ब्लड प्रेशर जो हम जब बोलते हैं तो पहले आपको इसके लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर समझना पड़ेगा वो क्या होता है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो 120 से लेके 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक होता है। तो जब ब्लड प्रेशर आपका इससे कम हो जाता है तो इसको हम लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और अगर यही रेंज 90/60 हो जाए तो उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। टेक्निकल टर्म्स में हाइपोटेंशन तब बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 90 से कम हो जाता है। तो इन जनरल अगर हम नॉर्मल बात करें, अगर किसी पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है तो लो ब्लड प्रेशर कोई पैथोलॉजी नहीं होती है। ये जो लो ब्लड प्रेशर वाली जो मेजरमेंट जो आता है वो फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है। प्रेगनेंसी में तो उल्टा पेशेंट का ब्लड प्रेशर पहले अगर 120/80 था तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो थोड़ा कम ही हो जाता है, तो वो इसको हम नॉर्मल मानते हैं। एबनॉर्मल कब मानते हैं? अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर कम होने के साथ साथ उसको सिम्टम्स हों, जैसे ब्रेन तक ब्लड ना जा रहा हो, तो उसको कन्फ्यूज़न की स्टेट हो, उसको डिजीनेस हो रही हो, बार बार वो चक्कर आके गिर रहा हो, या बार बार जैसे ही खड़ा होता है और चक्कर आके उसको ज़मीन पर लेटना पड़ता है, तो तब अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है तब हम कह सकते हैं कि लो ब्लड प्रेशर पेशेंट को सिम्टम दे रहा है। तब हमें अपने डॉक्टर से मिलके और उसका कॉज ढूंढनी चाहिए कि ये लो ब्लड प्रेशर का कॉज क्या है। सर, क्या ऐसा है कि जो एक व्यक्ति के लिए लो ब्लड प्रेशर है वो दूसरे के लिए नॉर्मल हो, यानी कि किसी की टेंडेंसी ही लो ब्लड प्रेशर की हो? बिल्कुल, मैं वही बताया आपको कि लो ब्लड प्रेशर तो हमने बोल दिया 120/80 से नीचे, और हाइपोटेंशन हमने बोल दिया 90/60 से नीचे। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 90/60 से नीचे ही रहता है और लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं होता, तो वो उस पेशेंट के लिए नॉर्मल है, बट इट शुड बी डन आफ्टर एग्जामिनेशन। मतलब उसके सारे टेस्ट हो चुके हों और उसको एक फिजिशियन ने, एक लर्नेड फिजिशियन देख लिया हो, तब वो कह दे कि ये इसको लो ब्लड प्रेशर तो है बट कोई सिम्टम नहीं है, तो हम उसको नॉर्मल मान सकते हैं उस पेशेंट के लिए। किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है और बाद में कम हुआ है तो हम इसको एबनॉर्मल मान सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमें आगे टेस्ट कराने चाहिए। सर, लो ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है? देखिए, डायग्नोसिस के लिए तो अगर पेशेंट आपके पास वॉक इन आया है विदाउट सिम्टम्स हैं तो आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं अपने मर्करी मैनोमीटर से, और अगर उसका ब्लड प्रेशर लेस देन 120/80 है तो हम इसको लो ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं। हमारे फिजिशियन और क्लिनिशियन के तौर पे अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है तो हम उसको एश्योर करते हैं कि ये नॉर्मल है और इसके लिए आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, बस प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, गर्मियों में बाहर ना निकलें। और अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो भी है और पेशेंट को कोई तकलीफ भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट को अगर चक्कर आ रहे हैं या पेशेंट को थकान हो रही है, तो फिर हम उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट या एक्सरे ईसीजी करानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सर अचानक से बहुत थकान महसूस होती है, उसे ऐसा लगता है कि वो खड़ा भी नहीं रह सकता, आपने अभी कहा था कि अगर व्यक्ति खुद चल के आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पेशेंट हो। तो मान लीजिए ये चल के आ भी जाएगा आपके पास में, लेकिन उसको इतनी दिक्कत हो रही है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ है और खड़ा होना भी उसके लिए मुश्किल है। किसी तरीके से वो डॉक्टर के पास जा सकता है, लेकिन ऐसा उसके साथ बार बार होता रहता है, और कुल मिला के कहना चाहिए कि घबराहट है, या वो अपने सिम्टम्स को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो अगर उसका बीपी चेक करते हैं तो वो 90 और 55 के आसपास आता है, और ऐसा बार बार होता रहता तो है। अगर इस तरह का कोई केस सिनेरियो है तो पहले हमें पेशेंट की थोरो हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, और पेशेंट का इसमें पूरा हमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखना पड़ेगा। पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट को उसका वेट कितना है, पेशेंट का जॉब प्रोफाइल क्या है, और उसको जो ब्लड प्रेशर है उसका मेजरमेंट कितना है। प्लस हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कंडीशंस जो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, जैसे पेशेंट पहले ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, उन दवाइयों पर है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और बीच में लिक्विड इंटेक नहीं लेता है। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, जिसके आधार पे हम ये बताएंगे कि ये पेशेंट को जो ब्लड प्रेशर लो है वो किसी वास्तविक डिजीज़ की वजह से है या ऐसे ही है। तो इसको रूल आउट करने के लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं, पेशेंट से हिस्ट्री भी ढंग से लेनी पड़ती है,
तब हम समझ पाते हैं कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर कम हुआ है, वो क्यों हुआ है। सर अभी आपने बताया कि थॉरो एग्जामिनेशन करते हैं, तो क्या कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है? बिल्कुल होती हैं, जैसे बीमारी तो नहीं, जैसे एक फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का कम होना आम बात है, जिसके लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा रेफरेंस आते हैं कि इनका ब्लड प्रेशर कम है। तो हम उनको यही एश्योर करते हैं कि ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान कम होना मतलब नॉर्मल, इट्स ए नॉर्मल थिंग। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ जिसके अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर गड़बड़ी हो जाती है, तो जैसे पार्किंसोनिज़्म हो गया या पेशेंट को अल्जाइमर हो गया, डिमेंशिया हो गया, तो ऐसे पेशेंट्स का भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल अवस्था में भी कम ही मिल सकता है। कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर होते हैं, जैसे पेशेंट को डायबिटीज़ है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर मिक्सिडीमा है। कुछ किडनी की डिजीज़ होती हैं, जैसे एडिसन्स डिजीज़ है। कुछ कुछ ऐसे सिंड्रोम्स भी हैं किडनी के जो जन्मजात होते हैं, जिसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर हमेशा कम ही रहता है। इन वजहों से जो लो ब्लड प्रेशर होता है, तो उसके लिए किस तरीके का ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? जी, अगर हमें ये मालूम पड़ गया है कि इस ब्लड प्रेशर को कम करने का कोई कॉज़ है, जैसे ड्रग्स हैं, जो पेशेंट किसी दवाइयों पर है, तो हम उन दवाइयों की डोज़ कम कर देते हैं, ताकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। या कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं, जिसमें हम दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि मेडिकल साइंस में अभी ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम दें। उसका रीज़न ये है कि जब कोई सिम्पटम ही नहीं है, तो हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी अवस्था में जिस बीमारी की वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम है, उस बीमारी को ट्रीट किया जाता है, जिससे उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। नहीं, मैं समझता हूँ कि विटामिन की कमी से डायरेक्टली ब्लड प्रेशर कभी कम नहीं होता, बट विटामिन डेफिशिएंसी से पेशेंट अपने आप को लो फील करे, लेथार्जी फील करे, तो हो सकता है ब्लड प्रेशर उसका अगर मेजर किया जाए तो वो कम आए। बट इसका कोई डायरेक्ट कॉज नहीं है कि विटामिन डेफिशिएंसी से ब्लड प्रेशर कम होता हो। सर हम पहले डायग्नोसिस की बात कर रहे थे, उसके बीच में मैंने दूसरा सवाल पूछ लिया था, तो एक बार आप डायग्नोसिस के बारे में थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। कभी भी कोई पेशेंट अगर इमरजेंसी में है या आपके ओपीडी में लो ब्लड प्रेशर का आता है, तो हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री पूछते हैं थोरो, कि पेशेंट, हम ये कारण जानना चाहते हैं कहीं उसका ब्लड प्रेशर जो लो है वो उसका कारण कुछ उसकी पहले से होने वाली बीमारियां नहीं है, या फिर कोई दवाई तो नहीं खाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर वो इन सब चीज़ों से ये कोई फैक्टर नहीं है, तो हम उस पेशेंट से उसकी रूटीन पूछते हैं कि उसका रूटीन कैसा है। अगर उसको उस रूटीन में कोई भी सिम्टम नहीं हो रहा है, तो हम उसको एश्योर करते हैं कि ये बीमारी नहीं है, आप अपने घर जा सकते हैं। अगर कभी कोई पेशेंट ये बोलता है कि मुझे चक्कर आ जाते हैं, मुझे बेहोशी आ जाती है, मुझे थकान ज़्यादा रहती है, तो हम उसके फिर ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें उसका रीनल फंक्शन टेस्ट कराते हैं, एनीमिया कराते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जिनका कम होता है उनको ब्लड प्रेशर लो होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा ईसीजी टेस्ट होता है, एक्सरे टेस्ट होता है, कुछ किडनी के टेस्ट होते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि कहीं कोई किडनी की खराबी तो नहीं है, या कोई ईसीजी में गड़बड़ तो नहीं है, हार्ट फेलियर तो नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट का लो ब्लड प्रेशर हो गया है। अगर ये सभी चीज़ें नॉर्मल आती हैं, तो हम पेशेंट को एश्योर कर देते हैं। अगर नहीं आती हैं, तो फिर उसका आगे वर्कअप किया जाता है। सर आपने अभी ईसीजी का जिक्र किया, क्या ईकेजी और ईसीजी दोनों अलग हैं या एक ही हैं? ईसीजी और ईकेजी दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। यूके के अंदर और यूएस के अंदर इसको ईकेजी बोलते हैं, अपने एशियन कंट्रीज़ में इसको ईसीजी बोलते हैं। सर ईसीजी टेस्ट में क्या किया जाता है? तो ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक ग्राफ के माध्यम से नापता है, तो इसको हम ईसीजी बोलते हैं। सर क्या इनके अलावा भी कोई टेस्ट किया जाता है? और एक टिल्ट टेबल टेस्ट का नाम मैंने सुना था, सर ये टेस्ट क्या होता है? जो टिल्ट टेबल टेस्ट होता है, एक स्पेसिफिक टेस्ट है। ये हमें ये बताता है कि जो आपको सिनकोप हो रहा है, ये हाइपोटेंशन के लिए नहीं किया जाता है, ये उन लोगों के लिए किया जाता है जो बार बार खड़े होने पर या चलने पर गिर जाते हैं, या गिरने मतलब बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को ये टेस्ट करने के लिए कि ये कहीं ब्रेन की वजह से या दिल की धड़कन कम होने की वजह से तो नहीं गिरते हैं। तो इसके लिए एक टिल्ट टेबल टेस्ट होता है, जिसमें हम पेशेंट को 30 से 40 मिनट तक एक टेबल पे लेटाते हैं और उस टेबल को 80 टू 90 डिग्री पर टिल्ट कर देते हैं। वो बंधा हुआ रहता है पेशेंट, ताकि अगर उसको सिनकोप आएगा या गिरेगा तो वो चोट नहीं लगेगी। उस समय उसके ईसीजी और बीपी हम चेक करते रहते हैं, कुछ मेडिसिन भी देते हैं बीच में, ताकि हम इसको एग्रेवेट कर सकें, प्रोवोकेट कर सकें। तो इस तरह से हम 2-3 बीमारियां हैं, जैसे न्यूरोकार्डियोनिक सिनकोप होता है, एक वेजोडिप्रेशर सिनकोप होता है, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर अगर कभी ऐसा हो कि अचानक से किसी का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले घर पर क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर अगर कम हुआ होगा, तो ऑब्वियसली पेशेंट या उसके घर वाले ने ब्लड प्रेशर चेक किया होगा। तो सबसे पहले अगर ब्लड प्रेशर कम आता है, तो जितनी भी दवाइयाँ वो पहले से खा रहा है ब्लड प्रेशर कम करने वाली, वो दवाइयाँ सभी बंद करनी है। पेशेंट को थोड़ा सा सॉल्ट, एक चुटकी भर सॉल्ट डाल के एक गिलास पानी पिलाना है, उसमें चाहो तो थोड़ी शुगर भी डाल सकते हो, ताकि पेशेंट के अंदर थोड़ा सा एनर्जी रहे और ब्लड जो लिक्विड कंपोनेंट है वो बॉडी में आ जाए।
उसके बाद पेशेंट को ठंडी जगह पे लिटा दें, गर्मी ना रहे, पंखे में लिटाएं। 10 से 15 मिनट बाद दोबारा ब्लड प्रेशर मेजर करें। अगर वो ठीक हो जाता है तब तो कोई बात नहीं, अगर वो ठीक नहीं होता है तो फिर आप इमीडिएटली हॉस्पिटल आएँ और डॉक्टर को दिखा के उसका आगे के लिए वर्कअप कराएं। सर, जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो फिर किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है? जी, तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास लो ब्लड प्रेशर में या हाइपोटेंशन में आता है, तो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले उसका हिस्ट्री और पुराना जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो पेशेंट को कोई हिस्ट्री नहीं है तो हम सबसे पहले उसको चेस्ट ऑस्कल्ट करते हैं, कहीं चेस्ट में कुछ एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, उसकी पल्स देखते हैं, बीपी चेक करते हैं। बीपी कम आता है तो हम उसको फ्लूइड देते हैं, जिसको हम आईवी फ्लूइड बोलते हैं, इंट्रावीनस लाइन से हम उसको फ्लूइड देते हैं। और ये तो इमरजेंसी मेजर हो गया, हम फ्लूइड दे देते हैं। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कुछ मेडिसिन होती हैं इंजेक्टेबल, तो उनको दिया जाता है लो डोज पे, ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ाया जा सके। और उसके बाद फिर जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो फिर उसका और टेस्ट किए जाते हैं मालूम करने के लिए कि पेशेंट को ये ब्लड प्रेशर कम क्यों हुआ था। सर, जिस वक्त किसी का बीपी बहुत लो हो रहा है और उस वक्त वो उसको ठीक करने के लिए कोई मेजर नहीं करता है, तो क्या ये सीरियस भी हो सकता है? क्या लो ब्लड प्रेशर से डेथ भी हो सकती है? अगर कोई आपको रिस्क फैक्टर नहीं है या प्रोवोकेटिव फैक्टर नहीं है तो ये जनरली ट्रांजिएंट होता है। और अगर आप पेशेंट को रेस्ट कराते हैं, कूलिंग एनवायरनमेंट में रखते हैं, लिक्विड देते हैं, तो ये घातक नहीं होता है। सर, अभी आपने रिस्क फैक्टर की बात की, तो सर ये रिस्क फैक्टर क्या हैं? रिस्क फैक्टर देखिए, अगर कोई पेशेंट पहले से न्यूरोलॉजी या कार्डियो का पेशेंट है और उसका अचानक ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो उसके लिए घातक हो सकता है। जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा कोई गर्मी में काम कर रहा है और फ्लूइड इंटेक नहीं ले रहा है, पानी नहीं पी रहा है, तो गर्मियों में बहुत सारे लोग धूप में काम करते रहते हैं, पानी टाइम पर नहीं लेते हैं, तो ऐसे लोगों का बीपी कम हो सकता है, वो बेहोश भी हो सकते हैं। दूसरा, कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पर पहले से है और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से कई बार साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, बीपी नॉर्मल कंट्रोल से भी नीचे चला जाता है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य बीमारियां हैं जिसमें मैंने आपको बताया था पहले, ब्रेन की कुछ डिजीज़ होती हैं, उसमें भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि नियमित आप बीपी चेक करते रहें, धूप में कम से कम जाएँ, और खासकर गर्मियों में जब ब्लड प्रेशर की आपकी मेडिसिन चल रही हैं तब आप ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंटली नापते रहें। सर, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखने के लिए क्या करना चाहिए? मेरा दर्शकों को ये संदेश है कि ब्लड प्रेशर को नियमित रखने के लिए आप हाइड्रेशन मेंटेन रखें, बहुत ज़्यादा चीनी युक्त पदार्थ ना खाएं। जैसे गर्मियों में जितने भी चीनी युक्त पेय पदार्थ होते हैं, जिसमें शरबत, ठंडाई, बाज़ार की बनी हुई लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये एक्चुअल में हमको लगता है कि ये प्यास बुझाती हैं और हमारी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगी, बट एक्चुअल में ये प्यास और बढ़ाती हैं और शरीर में डिहाइड्रेशन करती हैं। तो इससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें। जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हैं तो गर्मियों में वो विशेष ध्यान रखें कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते वक्त अपना ब्लड प्रेशर नियमित चेक कराते रहें और ज़्यादा धूप या गर्मी में बाहर ना निकलें। जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो भी अपना ध्यान रखें और नॉर्मली अपनी जितनी भी सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो खाते रहें, मीठी चीज़ें कम से कम खाएं और धूप में कम से कम बाहर निकलें। सर, अभी आपने कहा कि जैसे मीठा पीने के बाद बहुत और प्यास लगती है, तो मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे लस्सी बहुत पसंद है। तो जब भी लस्सी पीते थे तो उसके बाद में ऐसा लगता था कि मुझे और प्यास लग रही है और मुझे और लस्सी पीने की ज़रूरत है। मतलब 1-2 लस्सी से काम नहीं चलता था, ज़्यादा पीने की ज़रूरत होती थी। तो ऐसा किस वजह से होता है? शुगर युक्त जो लिक्विड डाइट है, जैसे शरबत हो गया, ठंडाई हो गई, लस्सी हो गई, इवन मिठाइयाँ हो गई, आइसक्रीम हो गई, जब भी हम जैसे ही इसका एक दाना या एक ड्रॉप टंग पे आती है हमारे, उसी समय हमारे ब्रेन के थ्रू, टंग के थ्रू ब्रेन को सिग्नल जाता है और ब्रेन से डायरेक्टली पैनक्रियाज को सिग्नल जाता है कि जी एक शुगर लोड आने वाला है आपके पास, आपकी बॉडी में इनटेक होने वाला है शुगर का। तुरंत जो पैनक्रियाज है उसके अंदर बीटा सेल्स होती हैं, वो उसी समय इंसुलिन रिलीज कर देते हैं। इंसुलिन इसलिए रिलीज करते हैं ताकि जितना भी शुगर लोड पेट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में आएगा, उसको कम करने के लिए। क्योंकि नॉर्मल हमारे शरीर को शुगर है वो हानिकारक होती है, वो एक तरह से हम मान सकते हैं स्लो पॉइजन है। तो हम जितना भी शुगर आप कंज्यूम करते हैं मीठे के तौर पे, उसी समय बीटा सेल जो पैनक्रियाज से निकलती हैं और वो इंसुलिन को सीक्रेट करती हैं उसको शुगर को कम करने के लिए। क्योंकि जितना मिनट तक, जितने घंटे तक वो शुगर ब्लड में ज़्यादा रहेगी, उतना आपके किडनी, आँखें, हार्ट और ब्रेन को डैमेज होने की संभावना बढ़ती जाती है। तो ये बॉडी की एक फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है कि नेचर ने हमें प्रदान की है कि जैसे ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त या शुगर युक्त पदार्थ अंदर जाएगा, उसी समय इंसुलिन उसको कम करने का प्रयास करेगा ताकि शुगर का लेवल बॉडी में नियमित बना रहे और पेशेंट को कोई स्ट्रोक, हार्ट अटैक या कोई किडनी की बीमारी ना हो। तो सर, फिर इससे और प्यास क्यों लगती है?
ये एक नॉर्मली एक ऑस्मोलिटी वाला फैक्टर है। जैसे आप देखते हैं कि किसी ज़्यादा कंसंट्रेशन युक्त पदार्थ में जब हम कोई डालते हैं तो वो पानी और उसमें चाहिए बाहर से। ज़्यादा शुगर युक्त पदार्थ लेते हैं तो उसकी ऑस्मोलिटी ज़्यादा होती है। और जो हमारा जो प्लाज्मा स्तर है ब्लड का, उसका एक फ़िक्स लेवल होता है। तो वो प्लाज्मा का जो ऑस्मोलिटी लेवल है वो बढ़ जाता है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमें ज़्यादा लिक्विड चाहिए होता है। तो हमारी बॉडी फिर जो थर्स्ट सेंटर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो कहते हैं ज़्यादा लिक्विड लिया जाए ताकि उस ऑस्मोलिटी को नॉर्मल किया जा सके। तो ये इनडायरेक्ट फैक्ट है जो हम देखते हैं टीवी में या न्यूज़ में कि लोग ऐड कर रहे होते हैं शुगर ड्रिंक्स का, कोल्ड ड्रिंक का, जूसेस का, लस्सी का। एक्चुअल में ये गर्मी भगाते नहीं हैं, ये आपको बीमार बनाते हैं। सर बट अभी आपने कहा शरबत और कोल्ड ड्रिंक, पर शरबत और कोल्ड ड्रिंक तो बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में पॉपुलर हैं, गर्मी में तो खास तौर पर। ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से नॉर्मल व्यक्ति को भी बीमारी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। और कभी कभार महीने में 1-2 महीने में कभी ले लिया आपने, ड्रिंक ले ली, कोई शरबत ले लिया, वो ठीक है। बट रूटीनली अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को बीमारियों का घर बनाने वाले हैं। जी सर, अभी मई में ICMR की गाइडलाइंस भी आई हैं जिसमें ये इन बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन जनरली लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते और जहाँ तक कंपनीज का सवाल है वो तो एडवर्टीजमेंट करेंगी। बिल्कुल। एक्चुअली ऐड जो होते हैं वो ऐड इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों को ये बताया जा सके कि ये कितना लाभदायक है। और हमने देखा है कि कभी भी जब कोई इंटरव्यू होता है, जैसे आप लोग ले रहे हो मेरा इंटरव्यू, कभी कोई मीडिया वाला या कोई भी एक्सपर्ट पर्सन से सलाह नहीं लेता। वो हमेशा नॉन एक्सपर्ट पर्सन से, किसी पॉलिटिकल लीडर से, किसी से सलाह लेते हैं कि ये बेटर है या नहीं। आप जितने भी ऐड देखते हो उसमें वो डॉक्टर को आगे कर देते हैं, जबकि वो एक्चुअल में डॉक्टर है ही नहीं। कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं ना, तो वो एक्चुअल में होते ही नहीं है। जैसे बॉर्नवीटा का ऐड आता है, हॉर्लिक्स का ऐड आता है, वो सब डॉक्टर का एप्रन पहन के आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हेल्दी होता है। बट इंडिया में ये जितनी भी ड्रिंक्स मिल रही हैं बाज़ार में, जिनको हम बोलते हैं ये हेल्थ ड्रिंक्स हैं, वो एक्चुअली अनहेल्दी ड्रिंक्स हैं, जिससे ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है, बोन्स पर भी असर पड़ सकता है और भविष्य में आपको डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन की बीमारियां भी हो सकती हैं। सर ये बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत गरीब भी जो व्यक्ति होता है उसे लगता है, वो छोटे छोटे पाउच में आते हैं तो वो उन्हें ख़रीद करके जब अपने बच्चों को पिलाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम बहुत ही हेल्दी चीज़ बच्चों के लिए ख़रीद रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये हार्मफुल है। बेसिकली ये बहुत रिसर्च का विषय है, क्योंकि अगर आपको याद हो हम छोटे छोटे थे तो ये बिस्किट के पैकेट जो पहले एक फिक्स साइज़ में आते थे और उनकी अवेलेबिलिटी भी हर जगह नहीं होती थी। जब भी हमें भूख लगती थी तो हमें घर वाले सत्तू दे देते थे, चना खिला देते थे, है ना। बट अभी भूख लगती है तो 5-5 रुपए के, 10-10 रुपए के छोटे छोटे पैकेट भी मार्केट में, इवन गाँव ढाणियों में भी अवेलेबल हैं। हमें नहीं पता कि आजकल जितनी बीमारियाँ देश में बढ़ी हैं, हो सकता है कि इनका बहुत बड़ा मतलब रोल हो ये खाने पीने की वस्तुओं का जो बाज़ार में उपलब्ध हैं और जिनसे सभी तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। सर ये बात तो है ही, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, ये बात तो प्रूव हो चुकी है, बहुत सारी रिसर्च आ चुकी है इस बात पर। अभी गवर्नमेंट की कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अवेलेबल है, एजुकेशन नहीं है मेनली। जैसे हम आज मैं तो मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, आपको बता पा रहा हूँ, कुछ पढ़े लिखे हैं जो गूगल से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो नहीं समझते हैं, जो गाँव में रहते हैं, वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनके लिए तो कोई साधन ही नहीं है इसके अलावा। सर हम भी ये एफर्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सोशल मीडिया है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब की पहुंच आजकल जो है वो गांवों में बहुत इजीली हो चुकी है। तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बात हम लोगों तक पहुंचा सकें। बिल्कुल। मेरा तो मैंने लास्ट एक वीडियो भी मैं मैसेज डाला था कि जब भी आप बस स्टैंड पे जाएं, रेलवे स्टेशन पे जाएं, तो पानी की बोतल अपने साथ लेके जाएं या घर का बना हुआ नींबू पानी लेके जाएं। वहाँ की लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ना खाएं। वो आपको उसी दिन बीमार नहीं करेंगी, बट वो स्लो पॉइजन है, वो धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर देंगी। थैंक यू सो मच सर, आज आपने इतनी ज़रूरी जानकारी दी। कई बातें तो ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, पर बहुत से लोग उनको जानते हुए भी इग्नोर कर जाते हैं और बहुत सारे लोगों को खैर पता ही नहीं होती हैं। तो आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।